बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीक के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लास्ट वीक के अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से हम सेंटिमेंट क्लासिफाई जो है वो कर सकते हैं और उसके लिए हमने सेकंड लास्ट वीक के अंदर जो नैव बेस क्लासिफायर जो है उसको डिस्कस किया था। तो हमने ये देखा कि सेंटिमेंट एनालिसिस का जो हमारा टास्क है उसको किस तरह से हम नैव बेस जो क्लासिफायर है उसको यूज़ करते हुए हम क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का जो टास्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। इसमें नैव बेस्ड एल्गोरिदम तो है जो कि बेसिकली एक जनरेटिव टाइप ऑफ मॉडल है। ये यूज़ होता है इस तरह से और भी क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे मेथड्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो उसी में से एक जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है जिसको कि हम इस वीक के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम कुछ जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जनरेटिव वर्सेस डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स जो हैं उनकी डेफिनिशन देखेंगे, उनको डिफरेंशिएट करेंगे। सेकेंडली हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स जो है नॉर्मली उसके क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हमने समहाउ पहले नैव बेस के केस में भी देखा कि किस तरह से हम बैकअप वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हुए किस तरह से क्लासिफिकेशन जो है वो करते हैं। इस लेक्चर के अंदर भी हम कुछ उन कंपोनेंट्स को देखेंगे इंडिविजुअल जो कि इस प्रोसेस के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं। देन हम लॉजिस्टिक फंक्शन की तरफ आएँगे जिसे सिग्मॉइड फंक्शन भी कहा जाता है और हम देखेंगे कि किस तरह से सिग्मॉइड फंक्शन को यूज़ करते हुए हम क्लासिफिकेशन का जो टास्क है वो परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि अगर सेंटीमेंट एनालिसिस आपने करना है, मूवी के रिव्यूज़ आपको गिवन हैं, तो उनको यूज़ करते हुए आप किस तरह से सिग्मॉइड फंक्शन या लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज़ करते हुए क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो कॉस्ट फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको डिटेल के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरेटिव और डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स जो हैं उनके हवाले से थोड़ा डिस्कस करते हैं। नैव बेस जो क्लासिफायर है दैट इज़ अ जनरेटिव क्लासिफायर। जनरेटिव क्लासिफायर जो हैं वो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी कंप्यूट नहीं करते। नॉर्मली जैसे नई बेस में आपने देखा कि वो प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करते हैं। नई बेस के अंदर प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट होती है और लाइक्लीहुड जो है आपका डॉक्यूमेंट ऑफ बीइंग अ पर्टिकुलर क्लास। ठीक है, आपको याद होगा वो इक्वेशन जो हमने देखी थी जिसमें प्रायर को हम मल्टीप्लाई करते थे लाइक्लीहुड के साथ। ठीक है, लाइक्लीहुड जो था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन अ क्लास। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो यूज़ किया और उसकी मदद से हमने नई बेस जो है उसको कंप्यूट किया। जो जेनेटिव क्लासिफायर्स हैं ये एक जनरल कैटेगरी है क्लासिफायर्स की और इसमें आइडिया बेसिकली ये होता है कि जो क्लासिफायर है वो समहाउ जो क्लासेस हैं उनको रीजनरेट कर रहा है और जब भी हम उसको कोई नई क्लास जो है वो प्रिडिक्शन के लिए देते हैं तो वो उस क्लास को जो है वो उस प्रीवियस जो प्रेडिक्शंस वो जो जनरेशन वो कर रहा है एक्चुअली उसके साथ वो कंपेयर कर सकता है और उसकी बेस पे जो है वो क्लासिफिकेशन करता है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर है लॉजिस्टिक रिग्रेशन और इसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो हर क्लास की डायरेक्टली कंप्यूट होती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई प्रायर प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई लाइक्लीहुड इन्वॉल्व नहीं होता और ये डायरेक्टली जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करता है। आइडिया इसमें ये होता है कि डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफायर्स के अंदर हाँ, कि हम कुछ वेट्स जो हैं वो असाइन कर देते हैं हर फीचर को और उन वेट्स वो वेट्स जो हैं वो हम बेसिकली जो एल्गोरिदम है वो वेट्स लर्न करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। यानी कि हमारे पास अगर हम उसी एग्जांपल की बात करें जो मूवी रिव्यूज़ की है जिसमें हमने सेंटिमेंट एनालिसिस करना है तो उसमें हमारे पास जो ट्रेनिंग डाटा होगा लेट्स से हमारे पास 10,000 मूवी के रिव्यूज़ हैं, जो कि पॉज़िटिव भी हैं उसमें और नेगेटिव भी हैं। तो वो पॉज़िटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ जब हम यूज़ करेंगे, तो वो उनके जो फ़ीचर्स हैं, उनको ट्रेनिंग के दौरान जो है, हम कुछ वेट्स जो हैं, वो असाइन करते हैं। और फिर वो वेट्स जो हैं, उन वेट्स को यूज़ करते हुए हम प्रेडिक्शन जो है, वो करेंगे। तो मशीन लर्निंग क्लासिफ़ायर कोई भी आप देख लें, उसमें डिफ़रेंट जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम फ़ीचर रिप्रेज़ेंटेशन जो है, वो करते हैं। ठीक है?
फीचर रिप्रेजेंटेशन से ये मुराद है कि जैसे हमने बैग ऑफ वर्ड फीचर्स देखे, जो हमने नई बेस के अंदर डिस्कस किया था, कि बैग ऑफ वर्ड फीचर्स जो हैं, जो जनरेटिव क्लासिफायर्स या नई बेस जो है उसके अंदर किस तरह से फीचर्स कंप्यूट होते हैं, हमने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो कंप्यूट की थी और वो सारे के सारे वर्ड जो कि किसी डॉक्यूमेंट के अंदर आ रहे थे, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एज़ फीचर्स जो हैं वो यूज़ हो रहे थे। वो नई बेस जो एल्गोरिदम था वो सारे के सारे फीचर्स को एज़ इनपुट जो है वो यूज़ कर रहा था। दूसरा जो स्टेप होता है मशीन लर्निंग क्लासिफायर्स के अंदर वो होता है एक क्लासिफिकेशन फंक्शन होता है जो कि कंप्यूट करता है वाई हैट। तो ये वाई हैट जो है ये इसके लिए हम लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड फंक्शन जो है वो यूज़ करेंगे जैसे कि हम देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे हमारे पास जो क्लासिफायर्स हैं उसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन नॉर्मली होता है जो कि जिसमें हम बेसिकली क्या चाह रहे होते हैं कि जो हमारा एरर आ रहा है हमारे ट्रेनिंग एग्जांपल्स के ऊपर उसको हम जो है वो कैसे मिनिमाइज करें, ठीक है? और इस पर्पस के लिए जो है वो क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो एक ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन होता है, एक एल्गोरिदम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है, ठीक है? और इसमें नॉर्मली हम स्टोचैस्टिक ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो इसमें अगर आपको अभी इन कंपोनेंट्स की समझ नहीं आ रही तो कोई इश्यू नहीं है क्योंकि इनको हम वन बाय वन जो है वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल डिटेल के साथ। तो इसमें ये फीचर्स आ गए हमारे पास, देन एक क्लासिफिकेशन का फंक्शन आ गया जो कि क्लासिफाई करेगा हमारे लिए, देन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा जो कि जिसमें बेसिकली हम जिसको मिनिमाइज कर रहे होते हैं, जिसमें एरर को मिनिमाइज कर रहे होते हैं, और फाइनली एक ऑप्टिमाइजेशन का एल्गोरिदम आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करता है और इस प्रोसेस के दौरान जो है वो वेट्स एडजस्ट होते हैं और वेट्स उन वेट्स की बेस पे फिर बाद में हम प्रोडिक्शन जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्लासिफ़िकेशन के हवाले से थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसमें सिग्मॉइड फंक्शन हम जो है उसको यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, ठीक है? और इसमें आइडिया बेसिकली ये होता है कि हम सारे के सारे जो फीचर्स हैं, उनके लिए वेट्स जो हैं, उनको लर्न करें। वेट्स कुछ हम लर्न कर लें और उस साथ ही हम एक बायस टर्म जो है, वो भी लर्न कर लें, ठीक है? जिसे हम इंटरसेप्ट भी कहते हैं। जब हमारे पास वो सारे के सारे वेट्स हम लर्न कर लेंगे और बायस भी हम जो है उसको भी उसका वेट भी एडजस्ट कर लेंगे। बायस भी एक्चुअली एक वेटी टर्म ही होती है। तो हम फिर क्या कर सकते हैं कि हम फिर किसी भी आने वाली नई एग्ज़ाम्पल की प्रोबेबिलिटी जो है वो कैसे कंप्यूट करेंगे, उसके लिए हम पहले जितनी भी हमारे पास जितने भी फीचर्स हैं, उनके वेट्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जितने भी फीचर्स हैं हमारे पास आई 1 टू एन, एन लेट्स से हमारे पास फीचर्स हैं, तो उन सब के वेट्स को उनकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं फीचर्स की, उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम इंटरसेप्ट टर्म जो है वो ऐड कर देंगे। अब ये जो सारी कैलकुलेशन हो रही है, इसको हम सिंपली वेक्टर फॉर्म के अंदर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है? ये अक्सर आपको लिटरेचर के अंदर डब्ल्यूटी भी नज़र आएगा, डब्ल्यू ट्रांसपोज़, क्योंकि अगर आपने 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आपने लेना है, तो उनकी जो डायमेंशंस हैं अगर वो इस तरह से हों कि जो डब्ल्यू है, अगर डब्ल्यू और एक्स की सेम डायमेंशंस हैं, उसके सेम नंबर ऑफ रोज़ और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो उनको आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए नॉर्मली डब्ल्यू जो है उसका ट्रांसपोज़ लिया जाता है और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स के साथ और उसके बाद जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है डॉट प्रोडक्ट के बाद उसमें हम बायस की जो टर्म है वो हमारे पास वो हम बायस की टर्म ऐड करते हैं और फाइनली हमारे पास जी एक वैल्यू आ जाती है। अब ये जो हमने वेट्स और उनके जो फीचर्स हैं उनको जब कंबाइन किया है और उसमें हमने बायस टर्म ऐड की है, तो ये जो जी की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ये जी की वैल्यू जो है ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी वैल्यू इसमें आ सकती है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं कि इसको हम सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसको पास करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि y कैरेट एक्चुअली कैसे कंप्यूट हो रहा है। 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज़्ड टू पावर माइनस ज़ी, और ये ज़ी जो है ये पिछली स्लाइड के अंदर आपने देखा है कि हम कैसे इसको कंप्यूट करेंगे।
अब यहाँ पे वाई कैरेट में जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वो 0 और 1 के दरमियान हमेशा आएगी, ठीक है? तो इसकी जो इसको सिग्माइड इसलिए भी कहते हैं कि ये एस शेप इसकी बनती है, ये जो ग्राफ इसका बनता है, उसकी शेप जो है वो लाइक एस होती है, ठीक है? तो ये सिग्माइड फंक्शन है या लॉजिस्टिक फंक्शन है, जिसको हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे अगर ये जो है वैल्यू लेट्स से 0 दे रहा है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि लेट्स से नेगेटिव सेंटीमेंट है, और अगर वैल्यू 1 दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट है। ठीक है? तो इस तरह से ये क्लासिफ़िकेशन यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इसको नैव बेस एल्गोरिदम के साथ, तो यहाँ पे कोई भी प्रायर प्रोबेबिलिटी या लाइक्लीहुड कंप्यूट नहीं हो रही, बल्कि डायरेक्टली हम जो है वो प्रोबेबिलिटी ही कंप्यूट कर रहे हैं कि किसी क्लास की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन डॉक्यूमेंट, ठीक है? तो ये डिस्क्रिमिनेटिव जो क्लासिफ़ायर्स हैं, उनमें ये डिफ़रेंस होता है। डिस्क्रिमिनेटिव क्लासिफ़ायर्स के अंदर बेसिकली कुछ हम फीचर्स जो हैं, उनको वेट्स देते हैं और उसकी बेस पे फिर उनकी डिस्क्रिमिनेशन होती है। 2 क्लासिफ़ायर अगर 2 क्लासेस हैं, तो उन 2 क्लासेस के दरमियान में वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि ये क्लास 1 से बिलॉन्ग करता है लेट्स से बेस्ड ऑन सम फीचर्स, या क्लास 2 से बिलॉन्ग करता है। ये एग्ज़ाम्पल या ये डॉक्यूमेंट जो भी, या कोई इमेज भी हो सकती है। बेसिकली जब भी हमारे पास अगर हम किसी भी इमेज के पिक्सेल्स को यूज़ करते हुए उनकी उनकी पिक्सेल इंटेंसिटी को यूज़ करते हुए वो भी हमारे फीचर्स हो सकते हैं, वो भी हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो वर्ड्स हैं, तो वर्ड्स को भी एज़ फीचर्स जो हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब लेट्स से हमारे पास एक सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन की एग्ज़ाम्पल है, उसको हम देखते हैं। और उसमें से हम देखते हैं कि फीचर्स जो हैं वो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे, और फिर उसकी बेस पे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो किस तरह से प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आप ये जो कलर्ड आपको ओवल्स नज़र आ रही हैं, बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इनको आप इग्नोर कर दें और ये x1, x2 वगैरह को भी इग्नोर कर दें। अभी आप जस्ट देखें कि ये एक टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि कुछ सेंटिमेंट है इसके अंदर, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंट है कि एन्जॉयबल है, नाइस है, ग्रेट है, या सेकंड रेटेड है, ठीक है? तो कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट के वर्ड्स भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव के भी आ रहे हैं। इसी तरह से कुछ प्रोनाउन्स भी आ रहे हैं, आई, मी, यू, ठीक है? इसी तरह से नो की टर्म आ रही है, तो नो, येस, इस किस्म की टर्म्स भी आ सकती हैं। नॉर्मली नो या नॉट हम देखते हैं फीचर्स के अंदर। तो ये जो सेंटीमेंट एक रिव्यू है, इसका सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए इसका सेंटीमेंट डिटरमाइन करना चाहें, तो उसके लिए सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि हम कुछ फीचर्स जो हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। ये फीचर्स जो हैं, लेट्स से हम कहते हैं x1, हम एक फीचर डिफाइन करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है या रिव्यू है, उसमें पॉजिटिव वर्ड्स कितने आ रहे हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली इसके लिए हमें हमारे पास एक पॉजिटिव वर्ड्स का लेक्सिकॉन पहले से एग्ज़िस्ट करना चाहिए। अगर वो एग्ज़िस्ट करेगा तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पॉजिटिव वर्ड्स जो हैं वो कितने आ रहे हैं। लेट्स से हमने देखा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो पॉजिटिव वर्ड्स हैं, जो कि ये येलो कलर से आपको नज़र आ रहे हैं, x1 वो 3 हैं। इसी तरह से जब हमने देखा कि नेगेटिव वर्ड्स, और x2 को हमने नेगेटिव वर्ड काउंट्स के लिए यूज़ किया, ये एक और फीचर हमने डिफाइन किया, और इसको देखा कि नेगेटिव वर्ड जो हैं वो कितने आ रहे हैं, तो नेगेटिव वर्ड जो हैं वो 2 आ रहे हैं, सेकंड रेट और ठीक है? तो ये 2 जो हैं ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, तो ये यहाँ पे इसका काउंट आ गया। थर्ड नंबर पे अगर हम देखते हैं कि उस रिव्यू के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर नो का वर्ड आ रहा है, तो उसके लिए हम उसको वैल्यू 1 असाइन कर देंगे, अदरवाइज़ 0 असाइन कर देंगे। तो क्योंकि नो का वर्ड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 इस फीचर को वैल्यू दे दी। इसी तरह से अगर हम ये काउंट करें कि इसके अंदर प्रोनाउन कितने आ रहे हैं, तो उसमें 3 प्रोनाउन्स आ रहे थे, आई, मी, यू, तो इसलिए इसको हमने 3 की वैल्यू दे दी। इसी तरह से इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है या नहीं आ रहा, तो ये हमने फीचर नंबर 5 इस तरह से डिफाइन कर दिया। और फाइनली एक हमने एक और फीचर डिफाइन कर दिया x6, जिसमें कि हम वर्ड जो काउंट है उसका लॉग ले लेते हैं। तो वर्ड टोटल अगर 66 हैं तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4.19।
अब ये जो 6 फीचर्स हैं हमारे पास x1 से लेके x6 तक, इन 6 फीचर्स को यूज़ करते हुए हम ये चाह रहे हैं कि हम इस जो डॉक्यूमेंट है इसकी सेंटीमेंट को क्लासिफ़ाई करें कि ये पॉज़िटिव सेंटीमेंट है या नेगेटिव सेंटीमेंट है। अच्छा, इसमें हम वेट्स कैसे कंप्यूट करते हैं, ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन लेट्स से हमारे पास कुछ वेट्स हैं जिन्हें डब्ल्यू या थीटा से रेफर किया जाता है। अ, वो जो फीचर्स के वेट्स हैं वो 2.5 माइनस 5 है, फिर माइनस 1.2 है, 0.5 है, 2.0 है और 0.7 है। और जो बायस की वैल्यू है वो लेट्स से 0.1 है। तो अब सिंपली जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर काम होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो वेट्स हैं उसका हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं हमारे पास जो फीचर्स की वैल्यूज़ हैं। जैसे पहला फीचर था उसकी वैल्यू 3 थी, दूसरे की 2 थी, तीसरे की 1 थी और एंड वाले की 4.19 थी। और उसमें हम फाइनली बायस टर्म जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम जो प्रोबेबिलिटी है कि इसके पॉज़िटिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं और इसी तरह से उसके नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर लेते हैं। वो हम कैसे कंप्यूट करते हैं? वो हम 1 से माइनस कर लेते हैं पॉज़िटिव प्रोबेबिलिटी जो आ रही है। तो पॉज़िटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 आ रही है, तो 1 माइनस 0.7 जो है वो हमारे पास नेगेटिव की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.3 आ जाएगी। तो इस तरह से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट जो है उनके लिए प्रोबेबिलिटी जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो सेंटीमेंट है इसकी पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.7 है। तो इट मीन्स कि इसकी जो इसको जो क्लास असाइन होनी चाहिए वो पॉजिटिव क्लास असाइन होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से जो भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर, जैसे कि हमने एक एग्जांपल देखी कि लेट्स से हमने सेंटेंसेस को अलग-अलग करना है। तो अब जो फुल स्टॉप है या पीरियड की जो सिंबल है, ये एब्रिविएशंस के अंदर भी यूज़ होती है और ये सेंटेंसेस को अलग-अलग करने के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होती है। तो उसको अगर हमने क्लासिफ़ाई करना है, तो उसके लिए हम डिसीजन ट्री जैसे हमने स्टार्ट पे आपको अगर याद हो, हमने डिस्कस किया था, उसको भी यूज़ कर सकते हैं या इफ एल्स रूल्स लगा सकते हैं। या अगर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह से फीचर्स डिफाइन कर सकते हैं, x1, x2, x3। तो उसमें हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जो है वो एंड ऑफ सेंटेंस को डिनोट कर रहा है। तो अगर केस जो है जिस वर्ड को रिव्यू कर रहे हैं, जिसके बाद एक्चुअली पीरियड आ रहा है, अगर वो स्मॉल केस में है, तो इट मीन्स कि वो एंड ऑफ सेंटेंस जो है वहाँ पे एंड ऑफ सेंटेंस है। अदरवाइज़ वहाँ पे 0 असाइन कर देंगे हम। इसी तरह से x2 फीचर जो है वो हम डिफाइन कर लेंगे, x3 फीचर जो है वो हम डिफाइन कर लेंगे और इन फीचर्स को फिर हम यूज़ करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पिछली एग्जांपल देखी सेंटीमेंट क्लासिफिकेशन के लिए, उसी तरह से हम पीरियड डिसएम्बिगुएशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ करते हुए हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी पीरियड जो है वो आ रहा है, तो वो क्या वो एक एक्रोनाइम के लिए आ रहा है या वो सेंटेंस सेपरेशन के लिए या हर सेंटेंस के एंड पे आ रहा है। तो उसके लिए भी हम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कुछ वीडियोज़ जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम के हवाले से होंगी। तो उसमें हम फिर फर्दर डिस्कशन जो है वो लैंग्वेज के हवाले से या नेचुरल लैंग्वेज के हवाले से उससे अगले वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह करेंगे।